नमस्कार। पिछले 2-3 दिन से मैं आपको मेरठ के कुछ क्राइम के जो इंसिडेंट हैं उनके बारे में बता रहा हूं जब से मैं एसपी सिटी मेरठ नियुक्त हुआ। आज मैं आपको मेरठ के ही 2 इंसिडेंट्स, 2 घटनाएं, 2 वारदातें ऐसी बताऊंगा जो सामान्य रूप से नहीं घटती हैं या कहीं और मेरी भी सर्विस में पहले इस तरह की घटनाएं हमारे कार्य क्षेत्र में जहां जहां हम तैनात रहे हैं वहां नहीं घटित हुई थी। 2 घटनाएं दोनों ही अस्पताल के भीतर घटित हुई। एक घटना अस्पताल के भीतर इलाज करा रहे एक शख्स की बदमाशों ने अस्पताल के भीतर उसके प्राइवेट वार्ड में, उसके प्राइवेट रूम में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। दूसरी शहर के नामी गिरामी नर्सिंग होम में इलाज करा रही 20 वर्षीय एक युवती से आईसीयू में बार बार बलात्कार किया गया। मास रेप या गैंग रेप जिसको कहते हैं, सामूहिक बलात्कार जिसे कहते हैं, वो किया गया। ये दोनों घटनाएं दिल दहला देने वाली थी। सामान्य रूप से अस्पताल बहुत सेफ, सुरक्षित जगह माने जाते हैं और चूंकि वहाँ पर इलाज करने वाला अपनी खुशी से कभी ऐसे नहीं जाता कि सामान्य समय में जाए, कोई न कोई उसके साथ परेशानी होती है और इसी परेशानी की वजह से वो वहाँ भर्ती होता है और वहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। वहाँ जितने लोग भी होंगे सब मरीज होते हैं, इसलिए वहाँ अगर लोगों में अदावट भी है तो अस्पताल को हमेशा इग्नोर किया जाता है। यथाकथा ही ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि अस्पताल के भीतर किसी व्यक्ति की जो इलाज करा रहा हो उसकी हत्या कर दी गई। मुझे ध्यान आ रहा है आज से 1-2 साल पहले हरियाणा के किसी अस्पताल में बुरी तरह से जख्मी एक व्यक्ति को बाहर से आए 3-4 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी थी। अस्पताल के सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई थी और वो कई दिन तक सभी राष्ट्रीय चैनल्स पर ये घटना दिखाई गई थी कि किस तरह से अस्पताल के भीतर बदमाशों ने घुस के ये वारदात की है। पहली घटना जो मैं आपको बता रहा था वो 4 या 5 सितंबर 2007 की है। पॉश लोकेलिटी है शास्त्री नगर मेरठ में। पॉश का मतलब नई विकसित की हुई लोकेलिटी है और वहाँ पर है एक शिवम नर्सिंग होम। वहाँ सियाना बुलंदशहर के श्रीनिवास सन ऑफ श्री रामेश्वर गोयल ये अपना इलाज करा रहे थे। ये 19 अगस्त को बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे। इनके ऊपर गोली चलाई गई थी। जब ये भर्ती हुए थे तो इनकी आंतें और लीवर दोनों बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थे। डॉक्टरों ने इलाज किया। काफ़ी समय बाद ये थोड़ा ठीक हुए और जब कंडीशन नॉर्मल होने लगी तो डॉक्टर्स ने इन्हें ये बताया कि अब आपको हम 2-3 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे, आप घर जा सकते हैं और घर में ही आप अपना दवा इलाज घर में ही कराएं। घटना वाले दिन श्रीनिवास अपने प्राइवेट रूम नंबर 1, प्राइवेट वार्ड नंबर 1, इसका जो मुख्य बेड थी, जिस बेड पे हमेशा लेटते थे, उससे हट के जो बगल में बेंच पड़ी होती है गद्देदार, उस पे लेट गए। उनकी पिस्टल उनके सिरहाने रखी हुई थी और बगल में उनकी राइफ़ल भी खड़ी करके रखी हुई थी। उनकी पत्नी सुनीता उनके पास ही बैठी हुई थी और श्रीनिवास के साले का लड़का ब्रश करने के लिए बैग में से टूथपेस्ट निकाल रहा था। वार्ड बॉय संदीप अलमारी में से सारी दवाइयाँ जो इस बीच में उनके अस्पताल में रहने के दरमियान जो 1-8 महीने वो थे,
जो दवाइयाँ आई होंगी उसमें से दवाइयाँ छांट के निकाली जाती हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि अस्पताल की दवाइयाँ अलग की जाती हैं और जो आप बाहर से ख़रीद के लाते हैं उसको अलग किया जाता है, और जो आपको देना हो वो चढ़ा के बाकायदे एक पर्ची में वो आपको दे देते हैं, और जो आपको वापस करना हो वो अस्पताल को वो सामान वापस कर दिया जाता है। तभी दो बदमाश तेज़ी से घुसते हुए आए अस्पताल में, प्राइवेट रूम नंबर 1 में, और लेटे हुए श्रीनिवास गोयल के सिर पे ताबड़तोड़ गोलियां मारी। इसके पहले कि श्रीनिवास, उनके साले का लड़का या उनकी पत्नी कोई भी पास रखी हुई पिस्टल या राइफ़ल पे हाथ भी लगा पाता, कई गोलियां उनके सिर पे उतार दी गईं, और जो बदमाश दोनों आए थे वो आराम से नीचे, फर्स्ट फ्लोर पे था ये, नीचे उतर के बाहर निकले और मोटरसाइकिल से आराम से चले गए। बहुत ज़ोर से हल्ला हुआ, मैं भी पहुंचा, सारी फोर्स वहां पहुंची। घटना गंभीर थी। अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती एक मरीज को बाहर से आए हुए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी थी। थोड़ी देर में बात सब क्लियर हुई कि आखिर ये हत्या इतनी इमरजेंसी कह लें या इतनी जल्दबाजी में या अस्पताल में घुसकर क्यों की गई। बात दरअसल ये थी कि ओंकार सिंह लोधी और श्रीनिवास गोयल ये शराब के व्यवसाय में एक साथ काम करते थे। इन दोनों ने बुलंदशहर में स्याना में शराब का व्यवसाय एक साथ शुरू किया, और धीरे धीरे ये व्यवसाय बड़े पैमाने पर ये दोनों शराब का व्यवसाय करने लगे। इसी बीच में श्रीनिवास गोयल ने अपना एक पेट्रोल पंप औरंगाबाद में एसआर का एक पेट्रोल पंप ले लिया। इस पेट्रोल पंप के लेते ही या इसके लेने के बाद ही दोनों में विवाद शुरू हो गया, और 9 नवंबर 2006 को ओंकार लोधी की हत्या हो गई। उस हत्या में बड़ा नेचुरल है, श्रीनिवास नामजद हुए और ये जेल चले गए। अभी 1.5 महीने पहले ही ये जेल से छूट कर आए थे और इनको गोली मारी गई, लेकिन उसके इलाज के सिलसिले में वहाँ आए, और उस दिन यानी 4 या 5 सितंबर 2007 को उन्हें ठीक होकर घर की तरफ जाना था, घर जाना था। शायद उनके विरोधियों को, जिनसे उनकी अदावत चल रही थी, उनको ऐसा लगा कि ये फिर ठीक होकर घर आएगा, फिर इसके पहले कि ये ठीक होकर घर आए इसे वहीं पर मार देना ठीक होगा। मृतक के भाई नरेश गोयल ने ओंकार लोधी के भतीजे पिंटू और रामू को इस हत्या के मुकदमे में नामजद कराया। आपसी रंजिश कोई नई बात नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बहुत ही कॉमन है, क्या सभी जगह प्रदेश में कॉमन है। और आपसी रंजिश में इस तरह की हत्याएं बाकी तो उतनी सामान्य नहीं हैं जितनी पश्चिम के बेल्ट में हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बुलंदशहर, इन सब जगह ये बहुत कॉमन है कि ये तय कर लेते हैं कि मुझे इस बात का बदला लेना है, और उसी हिसाब से उनकी दिनचर्या बनती है। उसी हिसाब से खेती से कमाया हुआ पैसा या खेती से जो पैसा उनको मिलता है उसको इकट्ठा करके रखते हैं और कहते हैं कि पैसा अलग करके रख दो, मुझे फलां का बदला लेना है। फिर वही जो रूटीन का होता है, अस्पतालों की सुरक्षा के तमाम निर्देश, सीसीटीवी क्यों नहीं लगाई गई थी, कहाँ कहाँ लगाई गई थी, लाइसेंस की शर्तें क्या थीं अस्पताल की, इस तरह की बातें हुई। एसडीएम के नेतृत्व में एक तुरंत कमेटी का गठन हुआ। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी। बुलंदशहर में तमाम 5-7 लोगों को हिरासत में लिया, पुलिस यहाँ से गई और हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ होती रही। इस मुकदमे का क्या हुआ ये पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर मैंने सुना कि इसमें और भी हत्याएं आगे हुई थी। ये तो हुई आपसी रंजिश की बात, और वो भी अस्पताल के भीतर। इतनी सनसनीखेज घटना एक अस्पताल के भीतर हुई। दूसरी घटना थी 8 जुलाई 2007 की। ये घटना भी बहुत गंभीर थी, और इसके बारे में भी जान के या सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शहर के भीतर एक बहुत प्रतिष्ठित अस्पताल है, एम प्रकाश नर्सिंग होम।
8 जुलाई 2007 को वायरलेस पर ये सूचना मिली कि एम प्रकाश नर्सिंग होम में काफ़ी लोग इकट्ठा होकर अस्पताल में तोड़फोड़ कर रहे हैं और डॉक्टरों और तीमारदारों के साथ मारपीट कर रहे हैं। पहले इंस्पेक्टर साहब पहुँचे, सीओ साहब पहुँचे, हम भी पहुँचे। तब तक पूरा अस्पताल वहाँ के स्थानीय व्यापारियों ने, स्थानीय नागरिकों ने घेर लिया। बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी भीड़ है। तमाम अस्पताल में बाहर की तरफ लगे हुए शीशे, कुर्सियाँ, बाहर जो बेंच पड़ी हुई थी सब वो तोड़ डाली गई। पता ये लगा कि बीए फाइनल की एक छात्रा थी जो कंकरखेड़ा के गोविंदपुरी इलाके की रहने वाली थी, जो 6 जुलाई को अस्थमा के सीरियस पेशेंट के रूप में एडमिट हुई थी। और जब उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो डॉक्टर अमित अग्रवाल के सुपरविज़न में उसको आईसीयू में भर्ती किया गया। दिन ये शनिवार का था और उस दिन मैं बता रहा था कि ये बालिका 20 वर्ष की ये लड़की वहाँ भर्ती हुई, क्रोनिक अस्थमा की पेशेंट के रूप में भर्ती हुई थी। तबीयत ख़राब हुई, आईसीयू में गई और आईसीयू में भर्ती होने के बाद इसने अगले दिन अपनी माताजी को सुबह ये बताया। इसे कोई सीडेटिव दिया गया क्योंकि दमा के कारण इसके जो वाइटल्स थे वो स्टेबल नहीं हो रहे थे। इस वजह से सीडेटिव जैसे देते हैं सामान्य रूप से कि आराम से सो जाए पेशेंट, उस तरह कोई सीडेटिव दिया। उसके बाद सवेरे जब इसको होश आया तो इसने अपनी माँ को बताया कि मेरे साथ रात में इस तरह से हुआ है। घटना का पूरा विवरण उसने बताया कि मेरे दोनों हाथ को बेड के दोनों तरफ जो बेड का वो होता है रॉड होती है उसमें हाथ को बांध दिया और पैरों को जो ये पट्टी बांधने वाली पट्टी होती है उनसे सामने की तरफ उसमें बांध दिया, बेड में ही उसे लपेट के बांध दिया। और फिर बारी बारी से 2 लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं बिल्कुल इतनी होश में नहीं थी कि मैं रेजिस्ट कर पाऊँ, लेकिन मुझे जानकारी हो रही थी। माँ ने अपने सब परिजनों को बुलाया और फिर आसपास के लोग भी आ गए और पूरा हंगामा वहाँ खड़ा हो गया। सब लोग पहुँचे, व्यापार मंडल के लोग भी पहुँचे। लड़की के फादर किसी व्यापार से संबंधित थे और फिर ये तय हुआ कि पहले सीसीटीवी फुटेज इसकी देख ली जाए। तो लड़की के बताए अनुसार वो जो घटना का क्रम था उस हिसाब से सीसीटीवी में भी हालांकि वहाँ सीसीटीवी आईसीयू में नहीं लगती, लेकिन बाहर सीढ़ियों में आने जाने के रास्तों से उनको बिठा के, उनके तारतम्य को बिठा के ये देख लिया गया कि ये जो है ये दोनों ही लोग वहाँ पर गए थे। उन दोनों को वहाँ से तुरंत निकाल के, भीड़ उनकी खून की प्यासी हो रही थी। एक का नाम था देवेंद्र जो वार्ड बॉय था और आलोक जो दूसरा सफाई कर्मचारी था। इन दोनों को वहाँ भारी पुलिस बल की सहायता से वहाँ निकाल के दूसरे थाने पर ले जाया गया। इसके बाद सीएमओ से रिक्वेस्ट करके, सीएमओ से बात करके एक मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ और मेडिकल बोर्ड के गठन के बाद लड़की का मेडिकल कराया गया। मेडिकल बोर्ड ने यह पाया कि लड़की के शरीर पर ताज़े निशान हैं चोट के और उसके साथ बलात्कार हुआ है। इतना होने पर और आगे जो प्रेशर होता है वो और आगे बढ़ा। शासन से एक कमेटी बनाई गई तुरंत कि जो घटना हुई है उसकी पूरी जांच करें और क्या जो नियम हैं रात में जो एसओपी है तीमारदार को कहाँ रखा जाए, कौन कहाँ पे था, उसकी पूरी जांच करके और शासन को ये जांच रिपोर्ट भेजी जाए। 3-4 दिन में ये जांच रिपोर्ट भी शासन को सबमिट कर दी गई और फिर हफ्ते भर बाद ही एम प्रकाश नर्सिंग होम का जो लाइसेंस था वो रद्द कर दिया गया। दोनों जो अभियुक्त थे, इस घटना के दोषी थे, उन दोनों को जेल भेज दिया गया। अब आप अंदाज़ लगाएं कि ये 2 घटनाएं दोनों हॉस्पिटल में,
दोनों बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के, बहुत ही गंभीर नेचर की ये घटनाएं थी और हॉस्पिटल में हुई। और एम प्रकाश तो बहुत वहाँ का नामी गिरामी हॉस्पिटल रहा है। बाकी जो सोसाइटी का रिस्पांस होता है, जो प्रेस का रिस्पांस होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, वैसा ही रिस्पांस इस केस में भी देखने को मिला था। पुलिस पर जो दबाव था बहुत दिनों तक, फिर वो हॉस्पिटल बंद रहा, हॉस्पिटल को सील किया गया। फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग और बाकी लोग आए। लाइसेंस उसका फिर कब मिला, कब से फिर हॉस्पिटल शुरू हुआ, इसकी बहुत जानकारी हमें नहीं है। लेकिन ये घटनाएं हमेशा लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में बहुत दिनों तक बनी रही। जब मैं दोबारा वहाँ पोस्टिंग पर गया तब भी कुछ लोगों ने, जो उस समय थे, जो प्रेस के लोग थे या कोई और जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने इन दोनों घटनाओं का जिक्र उसके बाद भी किया। हालांकि इस बीच में एक घटना और किसी अस्पताल में किसी व्यक्ति के मारे जाने की हुई थी 10-12 सालों के बीच में, लेकिन इन दोनों घटनाओं के बारे में लोगों के जहन में ये दोनों घटनाएं आज भी यथावत हैं। आज के इस एपिसोड के बाद मैं कल से अपने संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने डिप्यूटेशन यूगोस्लाविया से अलग हुए देश कोसोवो में अपनी तैनाती के बारे में आपको बताऊंगा। और फिर वहाँ से आने के बाद मैं करीब 14 महीने वहाँ व्यतीत करने के बाद मैं वापस जब भारत आया तो आते ही मेरी पोस्टिंग ATS उसी समय जस्ट बनाई गई थी, हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले। मुझे इसकी खबर भी की गई थी वहाँ कोसोवो में कि आते ही जिस दिन मैं लौट के आया उसी दिन मेरी तैनाती STF में कर दी गई थी, क्योंकि नए सिरे से ATS में की गई थी, क्योंकि नए सिरे से ATS का गठन किया जाना था वहाँ। इस बीच में प्रदेश में कुछ घटनाएं मैंने पहले बताई थी, लेकिन बाद में और कई आतंकवाद की घटनाएं हुई थी। तो जिस तरह से STF का गठन किया गया था, उसी तरह से ATS को भी उसी तर्ज पर बनाने, खड़ा करने और उसके बाद फिर उसमें काम करने के लिए मुझे वहाँ पोस्ट किया गया। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।